नमस्कार दोस्तों, मैं दिताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको जैसा कि ज्ञात होना चाहिए कि हम लगातार साइंस एंड टेक की क्लासों को चालू किए हुए हैं और जो आज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट 2 को करने वाले हैं। ठीक है ना। इसका हमने नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 ही बना चुका है जो कि हमारे चैनल पर डला हुआ है। यदि आप उसे पार्ट 1 को नहीं देख पाए हैं तो आप लोग पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। ठीक, तो आज मैं जब नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की बात करूंगा तो उसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोग को नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके मानक क्या होते हैं, ठीक है ना, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इससे हमारे जो आगामी जो दिन हैं उनमें हम लोग इसके क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं और इसको आप लोग किस विधि के द्वारा बना सकते हैं और इनकी कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, इसके बारे में हमने पार्ट 1 पर पढ़ चुका है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि जब आप पार्ट 1 को देखेंगे या फिर देख लिए होंगे तो वह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उठाने की कोशिश की है। याद रखिएगा, जितने भी आप क्लास ले रहे हैं सारी क्लासों की नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछने की उम्मीद भी है। ठीक, तो आज जब आप लोग पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में आज मैंने पिछली क्लास में आप लोग को इसकी पीढ़ियों के बारे में बता चुका था। अब आप लोग बात करते हैं आज नैनो प्रौद्योगिकी के उत्पाद की। किसकी बात करते हैं? उत्पाद की। नैनो टेक्नोलॉजी से कौन कौन से उत्पाद बनाए जा चुके हैं या फिर बनाए जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आप उत्पाद की जब बात करेंगे तो उत्पाद में एक बहुत ही अच्छा उत्पाद है जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। ठीक, ये क्या है? आपका उत्पाद है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परिचय दे दूं कि फ्लोरीन क्या है। पहली बात तो याद रखिएगा, फ्लोरीन एक नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया उत्पाद है। ठीक, इसका जो मुख्य परिचय आपको दूंगा मैं, तो यह लिख लीजिएगा, यह 60 कार्बन से बना हुआ 60 कार्बन से बना हुआ एक षष्टिकीय ठोस संरचना है। ठीक, याद रखिएगा, यह 60 कार्बनों से मिलकर बना हुआ एक षष्टीय फलक भी लिख सकते हैं, इसको षष्टिकीय फलक भी लिख सकते हैं। षष्टिकीय फलक, षष्टिकीय मतलब 6। इस प्रकार से एक क्या है? ठोस है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि फ्लोरीन क्या है। तो फ्लोरीन 60 कार्बनों से मिलकर बना हुआ एक षष्टिकीय फलक ठोस संरचना है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये उत्पाद है, पहला उत्पाद नैनो टेक्नोलॉजी का। अब मैं बात करूंगा कि जो फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन को आप लोग अलग अलग संरचना के आधार पर देख सकते हैं, तो यहां से सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, नोट डाल के लिख सकते हैं, वृत्ताकार फ्लोरीन, दीर्घ वृत्ताकार जो फ्लोरीन है जिसको क्या बोलते हैं, मतलब मैंने बताया आपको कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो संरचना है उसके आधार पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसके अलग अलग गुण हो जाते हैं और गुण के आधार पर इनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वृत्ताकार, मतलब कि जब फ्लोरीन वृत्ताकार में होगा तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे बॉकीबॉल। क्या बोलेंगे? बॉकीबॉल। याद रखिएगा कि जब फ्लोरीन वृत्ताकार होगा उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे आप बॉकीबॉल कहते हैं।
फिर इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि फ्लोरीन का बीमी डायमेंशनल के आधार पर इसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो वृत्ताकार फ्लोरीन होता है उसे आप लोग बॉकीबॉल के नाम से जानते हैं। और जब दूसरी बात जब मैं बात करूंगा कि जब फ्लोरीन बेलनाकार होगा, जब फ्लोरीन बेलनाकार होगा तो इसे आप लोग किस नाम से जानेंगे? तो जब फ्लोरीन बेलनाकार होगा इसे आप लोग नैनो कार्बन ट्यूब के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा कि जब फ्लोरीन वृत्ताकार पर होगा उसे आप लोग बॉकीबॉल के नाम से जानेंगे, और जब फ्लोरीन बेलनाकार होगा तो आप लोग नैनो कार्बन ट्यूब के नाम से जानेंगे। या फिर इसको क्या बोलते हैं आप लोग? फ्लोरीन बॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरीन बॉकी बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों को। अब मैं इसके डायमेंशनल के आधार पर कि किस डायमेंशनल को फ्लोरीन के किस नाम से जाना जाता है तो इसको आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूंगा जीरो डायमेंशनल की बात करेंगे, इसे आप लोग किस नाम से जानेंगे? तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया हूं कि जो वृत्ताकार संरचना होगी, जिसकी वृत्ताकार संरचना होगी उसको आप लोग बॉकीबॉल के नाम से जानेंगे, बॉकीबॉल के नाम से जानेंगे। ठीक, बॉकीबॉल के नाम से जानेंगे। दूसरा जब वन डायमेंशनल की बात करूंगा मैं तो 1D का आप लोग किस नाम से जानेंगे? तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि जो बेलनाकार जब इसको कर दिया जाएगा तो इसको आप लोग किस नाम से जानेंगे? इसको आप लोग कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा जब यह जीरो डायमेंशनल पर होगा मतलब कि वृत्ताकार होगा, इसको बॉकीबॉल के नाम से जानेंगे। जब 1D मतलब वन डायमेंशनल होगा मतलब कि बेलनाकार होगा, इसे आप लोग किस नाम से जानेंगे? किस नाम से जानेंगे? कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से जानेंगे। ठीक, जब यह 2D होगा इसे किस नाम से जानेंगे? तो याद रखिएगा जब यह 2D होगा इसे आप लोग ग्राफीन के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्राफीन के बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो यहां आपको याद रखना है कि जो 2D डायमेंशनल वाला होगा उसे आप लोग ग्राफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफीन। और यहीं से याद रखना है आपको जो 3D होगा तो 3D को आप लोग क्या बोलते हैं? तो 3D को आप लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ठीक, तो इस बात को याद रखना है कि जो फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ एक षष्ठकीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक, इसके बाद फिर आपको याद रखना है कि इसको आप लोग संरचना के आधार पर अलग अलग नाम से जानते हैं। उसमें आपको याद रखना है कि जो वृत्ताकार होगा उसे बॉकीबॉल के नाम से जानेंगे, जो 1D मतलब बेलनाकार होगा उसको कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से जानेंगे। इसके बाद जो 2D डायमेंशनल होगा उसे ग्राफीन के नाम से जानेंगे, और जो 3D होगा इसे ग्राफाइट के नाम से जानेंगे। यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन से जो प्रोडक्ट हैं वह उत्पाद हैं वह प्राकृतिक तौर पर हैं, या फिर कौन से उत्पाद हैं जो कृत्रिम तौर पर हैं? तो याद रखिएगा एक ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, और बाकी ये जो आपके 3 हैं ये सारे कृत्रिम के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यहीं से याद रखिएगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं ग्रेफाइट आप लोग को पता है कि कार्बन का एक अपर रूप है, जो आप लोग पेंसिल की लीड पर ब्लैक टाइप का यूज करते हैं वही ग्रेफाइट कहलाता है। ठीक, यहां से एक बात इसकी और याद रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड में, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात,
दूसरी बात, जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। अर्थात जो ग्रेफाइट होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, यहीं से एक फैक्ट ग्रेफाइट से कई बार और पूछा गया है, ग्रेफाइट से कई बार और पूछा गया है कि ग्रेफाइट का उपयोग और किन चीजों में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक, स्नेहक का तात्पर्य होता है चिकनाहट। ठीक है ना, तो ग्रेफाइट का उपयोग आप लोग क्या करते हैं, चिकनाहट में या स्नेहक के रूप में भी करते हैं। यहीं से मैंने भी एक वर्ड आप लोग को यूज किया, अपरूपता। क्या यूज किया मैंने, अपरूपता। तो यहां से थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिएगा, अपरूपता क्या कहलाती है। यहां से थोड़ा डिफिनेशन देखना है, अपरूपता। तो अपरूपता क्या होता है समझिएगा। ठीक, तो अपरूपता की जब मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा, यदि, लिख लीजिए परिभाषा, यदि कोई पदार्थ, लिख लीजिए, यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से, यदि कोई रासायनिक पदार्थ या कोई पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसे अपर रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। और इसी घटना को अपर रूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, ये कार्बन है। क्या है, कार्बन है। तो मैंने बताया यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाए, तो कार्बन, जब मैं बात करूंगा, जैसे हीरा की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, हीरा, तो हीरा भी कार्बन का अपर रूप ही है। और इसी प्रकार जब मैं ग्रेफाइट की बात करूंगा, तो ग्रेफाइट भी एक कार्बन का ही रूप है। ठीक, तो याद रखिएगा, तो आपको समझ में आया, ये कार्बन है, लेकिन कार्बन का एक ये दूसरा रूप है और ये कार्बन का एक ये दूसरा रूप है। मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में प्रदर्शित रहे, दो या दो से अधिक रूपों में अपने गुणों को व्यक्त करे, वो क्या कहलाएगा, आपका अपर रूपता कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन के दो अपर रूपता आपको मिलेंगे, हीरा का मिलेगा और ग्रेफाइट का। सर ग्रेफाइट अभी आपने बताया, मैंने आप लोग को बताया कि ग्रेफाइट जो होता है यह आपका फ्लोरीन का, किसका, फ्लोरीन का 3 डायमेंशनल संरचना है। 3 डायमेंशनल संरचना है ना, बताया था भी आप लोग को। तो ये फिर तो फ्लोरीन का है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो फ्लोरीन होता है वो 60 कार्बनों से मिलकर बनता है। मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रेफाइट है किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है। बात समझ में आई ना, ये कहलाता है आपका क्या, अपर रूपता। क्या कहलाता है, अपर रूपता। तो ये आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि जितना भी मैंने बताया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और किस संरचना के आधार पर बनाए जा सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि आप लोगों ने प्रोडक्ट तो बना लिया, फ्लोरीन तो बना लिया, लेकिन इसका उपयोग आप लोग किन उपयोगिता के लिए, इनका अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तब आपको यहां से थोड़ा सा देखना है, टॉपिक आप डाल सकते हैं फ्लोरीन के उपयोग, फ्लोरीन के उपयोग। ठीक, तो याद रखिएगा फ्लोरीन का उपयोग आपको देखना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे। जैसे ग्राफीन की बात करूंगा, मैंने आप इसके अंदर ग्राफीन ही पढ़े थे, मैंने बताया भी था कि फ्लोरीन जो ग्राफीन है एक फ्लोरीन का अच्छा उत्पाद है। तो फ्लोरीन की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है, 2D। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले आप लोग को फ्लोरीन की जब उपयोगिता पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग को डाल लेना है फ्लोरीन, क्या डाल लेना है आपको, ग्राफीन डाल लेना। क्या डालना, पहला नंबर ग्राफीन। ठीक, अब ग्राफीन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ग्राफीन है किस प्रकार की संरचना होती है। तो ग्राफीन जो होती है
2D संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? 2D संरचना होती है। ठीक, इसका निर्माण या इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो लिख लीजिएगा, इसका निर्माण इसका जो अध्ययन सर्वप्रथम है जेम और नोवोसेलव, जेम और नोवोसेलम। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जो ग्राफीन है, ग्राफीन एक 2D संरचना होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की 2D संरचना होती है। किसकी 2D संरचना होती है? फ्लोरीन का। ठीक है ना। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? जेम और किसने किया? नोवोसेलव। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसकी आगे कि आप लोग इसके पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि ये प्रमुख रूप से किस, इसके गुण क्या होते हैं, इसके बाद ही आप लोग इसका उपयोग बता पाएंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि जो ग्राफीन होगा यह कार्बन का समस्थानिक होता है। क्या होता है? समस्थानिक होता है। ठीक, अब यहां एक नया वर्ड आ गया कि ये कार्बन का समस्थानिक होता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जब मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसे डिटेल्स बताऊंगा। सिर्फ इतना समझ रखिएगा कि जब परमाणु क्रमांक 1 हो और परमाणु भार भिन्न हो। याद रखिएगा, परमाणु भार भिन्न हो और परमाणु क्रमांक 1 हो, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन। क्या पढ़े होंगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको आप लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आप देख रहे हैं यहां की परमाणु क्रमांक 1 है। क्या है? परमाणु क्रमांक तो 1 है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। अर्थात जब आप देखेंगे मैं पूछता हूं जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र आपको मिलेगा समानतः H2O। क्या मिलेगा? H2O। लेकिन जब पूछूंगा भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे D2O। क्या होता है? D2O। तो आखिर जल तो आपको समझ में आ गया कि सर ये हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु से मिलकर आपका क्या बन गया? जल। अब यहां बात आता है कि सर D2O, तो D क्या है? तो अभी मैंने आप लोग बताया था 1H2 मतलब कि ड्यूटीरियम, है ना। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक, हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है वो ड्यूटीरियम कहलाता है, और यही आपका भारी जल बनाता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समस्थानिक समझ में आ गया होगा। इसे मैं डिटेल से आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। ठीक, तो इतना याद रखना है। इसके बाद याद रखिएगा कि यह एक परमाणु पतली, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जो ग्राफीन होता है एक पतली झिल्ली के समान होता है। याद रखिएगा, यह एक पतली झिल्ली के समान होता है। ठीक, अब इसके उपयोग की बात करते हैं। अब आप लोग इसके उपयोग की बात करते हैं, तो ग्राफीन के जब उपयोग की बात करेंगे, ग्राफीन के उपयोग की जब बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है, इसके गुण के आधार पर उपयोग की बात करेंगे। तो लिख लीजिएगा उपयोग, ग्राफीन के उपयोग। क्या लिख लेना आप लोगों को? ग्राफीन के उपयोग। ठीक, अब आगे बात करूं क्या मैं, तो उपयोग की जब मैं बात करता हूं तो सर्वप्रथम आपको देखना है। ठीक है, तो आप लोग अब बात करते हैं ग्राफीन के उपयोग की। तो ग्राफीन के उपयोग में आप लोग देखते हैं, तो गुण के आधार पर आप लोग उपयोग की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ग्राफीन होता है यह अत्यधिक कठोर होता है। जो ग्राफीन होता है सर्वाधिक कठोर होता है। याद रखिएगा, जो ग्राफीन होता है सर्वाधिक कठोर होता है। इस आधार पर आप लोग ग्राफीन का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट,
जॉकेट में करते हैं, या बुलेट प्रूफ वाहन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा गुण होता है विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक इसका दूसरा उपयोग होता है, दूसरा गुण होता है, और इस आधार पर इसका उपयोग आप लोग टच स्क्रीन टच बनाने में करते हैं। ठीक, फिर याद रखिएगा जो ग्राफीन होता है, तो ग्राफीन 2D संरचना होने के कारण यह अत्यधिक सक्रिय होता है। याद रखिएगा कि जो ग्राफीन होता है 2D संरचना होती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो 2D संरचना के कारण यह अत्यधिक सक्रिय होता है, जिसके कारण से आप लोग ग्राफीन का उपयोग प्रतिजैविक मतलब कि एंटीबायोटिक्स के रूप में करते हैं। ठीक, इसके बाद एक बात और देखिएगा कि ग्राफीन में ऊष्मीय गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण से आप लोग ग्राफीन का उपयोग एलईडी ओएलईडी में उपयोग करते हैं। ठीक, ये हैं आपके प्रमुख ग्राफीन के उपयोग। अब मैं आगे बात करता हूं कि जो आपके सौर सेल होते हैं, जैसे आपने बताया कि विद्युत जो सुचालक होता है, तो विद्युत सुचालक के कारण सौर सेल में भी ग्राफीन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सौर सेल होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है, तो उनके अंतर्गत आपका ग्राफीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करूंगा मैं कि जल के शुद्धिकरण के लिए भी आप लोग ग्राफीन का उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो ग्राफीन होती है एक बहुत ही पतली संरचना होती है। जो ग्राफीन होती है एक बहुत ही पतली संरचना के समान होती है, जिसके कारण से सरलता से आप लोग जल को छान सकते हैं। केवल जल अंदर जाएगा, जो वहां की अन्य तत्व हैं वह बाहर ही रह जा पाएंगे। ठीक है ना। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, इसका उपयोग याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक उपयोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष यान में किसका उपयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष यान में भी ग्राफीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अत्यंत पतली, अत्यंत हल्की एवं बहुत ही कठोर पदार्थ है। इस कारण से इसका उपयोग आप लोग अंतरिक्ष यान के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि जो फ्लोरीन का 2D डायमेंशनल होता है, इसका आप लोगों ने वर्णन किया और इसके उपयोग आप लोगों ने गुण के आधार पर पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं फ्लोरीन का जो दूसरा उत्पाद मैंने आप लोग को बताया था 1D मतलब कि बेलनाकार संरचना के आधार पर। तो आप लोग को यदि याद होगा तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फ्लोरीन की 1D संरचना होती है, मतलब कि जो बेलनाकार संरचना होती है, उसको आप लोग कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये पीछे जब पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि सर्वप्रथम कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में अध्ययन किसने किया था, तो याद रखिएगा सुमियो लीज़मा। याद रखना है कि सर्वप्रथम कार्बन ट्यूब का अध्ययन किसने किया था, तो सर्वप्रथम कार्बन ट्यूब का जो अध्ययन किया था सुमियो लीज़मा। और ये तो आप लोग को पता ही है कि जो कार्बन ट्यूब क्या है, तो कार्बन ट्यूब फ्लोरीन का 1D डायमेंशनल या बेलनाकार संरचना है। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूं कि इसकी उपयोगिता आप लोग किन किन क्षेत्र में कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो याद रखिएगा इनका उपयोग के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा ट्रांजिस्टर, किसमें,
इसका उपयोग आप लोग किस में कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर में कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर में जैसे कि आप लोग को पता है बड़े बड़े जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं उनको सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करने के लिए आप लोग कार्बन ट्यूब का यूज कर सकते हैं, या फिर जो कम्युनिकेशन के जो आपके संसाधन होते थे, है ना, संचार के जो संसाधन है, इनको आप लोग सरलता से नैनो कार्बन ट्यूब के माध्यम से आप लोग इनका निर्माण करके इनका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद याद रखना है इसका जो नेक्स्ट उपयोग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कहलाता है विद्युत को बर्बाद होने से बचाता है। जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है यह विद्युत को बर्बाद होने से बचाता है। जैसे कि जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है, मतलब जो वायर होते हैं, यदि वायरों के ऊपर आप लोग कार्बन नैनो ट्यूब की परत चढ़ा देंगे तो जो भी विद्युत की बर्बादी होती है इसे हम रोक सकते हैं। ठीक, इसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग भारी मात्रा में चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से हम किसी पार्टिकुलर अंग के अंदर, जिस प्रकार से आप लोग सिरिंज के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जो मेडिसिन होती है, दवाइयां होती हैं, उसे आप लोग प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से जो आगामी दिनों पर आप लोग कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से किसी भी ऑर्गन में, जैसे ब्रेन के अंदर बात करता हूं मैं, या किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के अंदर की बात करता हूं मैं, तो उस ट्यूब के माध्यम से आप लोग दवाइयों को सरलता से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना, जिससे कि हमें एक भी आपको ना उसकी सर्जरी करने की आवश्यकता हो सकती है और ना ही उसे किसी प्रकार से काट पीट की करने की आवश्यकता होगी। तो ये है आपके कार्बन नैनो ट्यूब के प्रमुख उपयोग। ठीक, अब मैं आपकी नेक्स्ट बात करता हूं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कार्बन नैनो ट्यूब की। ठीक, तो आप लोगों ने देखा पहला नंबर ग्राफीन देख लिए। ग्राफीन होता है यह आपका 2D था। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने देखा ना कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में देखा, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में देखा जो कि आपकी 1D संरचना थी। अब आप लोग तीसरा नंबर देखते हैं ग्रेफाइट। क्या देखते हैं? ग्रेफाइट। ठीक, तो तीसरा नंबर डाल लीजिएगा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में याद रखना है कि ग्रेफाइट फ्लोरीन की किस प्रकार की संरचना है। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो ग्रेफाइट है फ्लोरीन की 3D संरचना है। किस प्रकार की संरचना है? 3D संरचना है। दूसरी बात जो ग्रेफाइट होता है इसका उपयोग अपन लोग ग्रेफाइट का उपयोग अपन लोग पेंसिल में करते हैं, पेंसिल की लीड में करते हैं। इस चीज को याद रखना है। दूसरी बात जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा नंबर जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट का उपयोग आप लोग स्नेहक के रूप में भी करते हैं। स्नेहक मतलब कि चिकनाहट के रूप में भी करते हैं। तो यह प्रमुख रूप से आपके ग्रेफाइट के उपयोग होंगे। तो याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार आप लोग को रिवाइज कर दूं कि मैंने मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद की बात कर रहा, जिस दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो आपका होता है वह होता है क्वांटम डॉट्स। क्या होता है? क्वांटम डॉट्स या कृत्रिम परमाणु भी कहते हैं इसको, कृत्रिम परमाणु। तो सबसे पहले आप लोग समझते हैं क्वांटम डॉट्स क्या है, किन चीजों से मिलकर बना होता है और यह किस प्रकार से काम करता है। याद रखिएगा कि जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वह धातु या क्वांटम डॉट्स जो कहते हैं धातु या अर्धचालक के बने होते हैं। याद रखिएगा जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वह धातु या अर्धचालक के बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है आपको कि इसमें से दूसरी बात आपको याद रखना है
इनमें निश्चित क्षेत्र में परमाणु की संख्या निश्चित रहती है। निश्चित क्षेत्र में परमाणु की संख्या निश्चित रहती है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा इनके आकार में कमी के साथ, आकार में कमी के साथ ऊर्जा अंतराल बढ़ती है। इनमें आकार की कमी के साथ ऊर्जा अंतराल बढ़ती है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है कि जो क्वांटम डॉट्स होते हैं उन्हें कृत्रिम परमाणु भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से धातु या अर्धचालक के बने होते हैं। इनमें निश्चित क्षेत्र में परमाणु की संख्या निश्चित रहेगी और इनमें आकार की कमी के साथ साथ ऊर्जा अंतराल बढ़ता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके फलस्वरूप लिख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय विवरण चुंबकीय तरंग का विवरण तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का वितरण तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इसी कारण से लिख लीजिए, इसी कारण से नीले से लाल की ओर, इसी कारण से नीले रंग से लाल रंग की ओर, इसी कारण से नीले रंग से लाल रंग की ओर अनेक प्रकार के क्वांटम बिंदु, अनेक प्रकार से क्वांटम बिंदु निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा, जब तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाएगा तो इसके कारण से नीले रंग से लाल रंग की ओर ये अनेक प्रकार के क्वांटम बिंदु निर्मित होते हैं, जिसके कारण से क्वांटम डॉट्स या कृत्रिम परमाणु का उपयोग, लिख लीजिएगा, जिसके कारण से क्वांटम डॉट्स या कृत्रिम परमाणु का उपयोग डिस्प्ले तकनीकी में, किसमें, डिस्प्ले तकनीक में किया जाता है, जिसके कारण से क्वांटम डॉट्स का उपयोग डिस्प्ले तकनीकी मतलब जो आपके एलईडी वगैरह जो डिस्प्ले बनते हैं, इनमें किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो क्वांटम डॉट्स तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, ये जो डिस्प्ले हैं इनमें किनका उपयोग किया जाता है, क्वांटम डॉट्स का उपयोग किया जाता है। और क्वांटम डॉट्स का उपयोग कैंसर थेरेपी में भी करते हैं। इसको भी याद रखना है कि जो क्वांटम डॉट्स का उपयोग आप लोग कैंसर थेरेपी में भी करते हैं। तो ये रहा आपका नैनो टेक्नोलॉजी का दूसरा उत्पाद, अब आप लोग बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का जो तीसरा उत्पाद है वह है नैनो रोबोट। क्या है, नैनो रोबोट।
ठीक, तो याद रखिएगा इसको आप लोग बायोमेम्स भी बोलते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा नैनो रोबोट्स को बायोमेम्स भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जैव माइक्रो इलेक्ट्रो, जैव माइक्रो जैव माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोब। ठीक, तो याद रखिएगा कि जैव रोबोट को नैनो रोबोट को जैव माइक्रो इलेक्ट्रिको मैकेनिकल प्रोब क्या, प्रोब मतलब होता है देखभाल रखने वाला। ठीक, बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो प्रमुख उपयोग होता है ये किस चीज में किया जाता है, तो प्रोब जैसे कि देख रेख में। तो आप लोग को पता है कि नैनो रोबोट है, नैनो रोबोट का आप लोग कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जैसे रोग की पहचान के लिए, रोग के पहचान के लिए। दूसरा हो सकता है इसके निदान के लिए, इसका उपयोग इसके निदान के लिए भी हो सकता है। तथा रक्त प्रवाह के साथ परिवहन कर सकता है। याद रखिएगा जो नैनो रोबोट होते हैं मतलब बहुत ही सूक्ष्म आकार के रोबोट जिसको आप लोग किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप लोग किसी रोग का पता करना है तो आप नैनो रोबोट के माध्यम से उसमें सिस्टम लगाकर आप उस अंग पर उसे प्रवेश करवाकर उसके रोग की पहचान करवा सकते हैं। इसके पश्चात उसी रोबोटों में लक्षित दवा को डालकर आप उसका निदान भी कर सकते हैं। साथ में जो अपनी धमनी और शिराएं होती हैं इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है, इन रक्तों के परिवहन के साथ साथ इसके अन्य प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि याद रखिएगा जो आपका नैनो रोबोट है यह आपका एमडीआर रोग होते थे। एमडीआर रोग मतलब जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि जैसे आपको XYZ किसी प्रकार से कोई घुटने पर प्रॉब्लम है और आपने उस घुटने के ट्रीटमेंट के लिए आपने जो दवा खाया उस दवा को लेने के पश्चात जो आपकी दवा गई वह आहार नाल में जाएगी, स्वाभाविक रूप से आपको पता है। और वह जो आपकी मेडिसिन है वह कई प्रकार से अंगों को प्रभावित कर सकती है जिसे आप लोग बोलते हैं एमडीआर। तो याद रखिएगा कि जो नैनो रोबोट होते हैं इनके आ जाने से एमडीआर जैसी समस्याएं उत्पन्न जो होती थी वह समाप्त हो चुकी। एमडीआर क्या होता था कि आप लोगों को जो दवा देना था घुटने को, लेकिन यह दवा किसी और भी ऑर्गन को इफेक्टिव कर देगी, प्रभावित कर देगी, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, एमडीआर बोलते हैं। और एमडीआर जैसी समस्याएं नैनो रोबोट के माध्यम से समाप्त हो जाती है क्योंकि नैनो रोबोटों को आप लोग उसको टारगेट देकर आप पार्टिकुलर उसी ऑर्गन पर डाल सकते हैं जिस ऑर्गन में हमें जरूरत होती है। ठीक है ना। ये कहला गया आपका नैनो रोबोट। क्लियर। ये भी एक नैनो तकनीकी का उत्पाद है। इसके बाद मैं बात कर रहा डेंड्राइमर। किसकी बात कर रहा मैं, डेंड्राइमर। डेंड्राइमर क्या होता है, ठीक। याद रखिएगा डेंड्राइमर नैनो पैमाना से बना हुआ एक रासायनिक बहुलक है। याद रखिएगा
डेंड्राइमर क्या है? डेंड्राइमर क्या है? तो नैनो पैमाना से बना हुआ एक रासायनिक बहुलक है। समझना है सिर्फ आप लोगों को इतना कि डेंड्राइमर क्या होगा। तो डेंड्राइमर एक प्रकार का रासायनिक क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक, अब इसके आगे बात करूंगा मैं। इसका जो निर्माण होता है प्रारंभिक परमाणु, इसका जो निर्माण होता है प्रारंभिक परमाणु व नाइट्रोजन से होता है। याद रखिएगा डेंड्राइमर का निर्माण किससे होता है? जो डेंड्राइमर का निर्माण होता है वो प्रारंभिक परमाणु एवं नाइट्रोजन से मिलकर होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका उपयोग आप लोग किन चीजों में करते हैं, इनका उपयोग आप लोग किन चीजों में करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो डेंड्राइमर होते हैं इसके साथ, डेंड्राइमर के साथ विभिन्न प्रकार की औषधियां, डेंड्राइमर के साथ विभिन्न औषधियों के साथ संयोजित कर मतलब जो डेंड्राइमर होता है डेंड्राइमर के साथ अन्य प्रकार की औषधियों को मिलाकर अपन लोग क्या करते हैं, इसको लक्षित जहां अपना टारगेट होता है उधर छोड़ जाते हैं और इसके साथ डेंड्राइमर के साथ औषधियां मिलकर जाकर उस ऑर्गन पर पहुंचती हैं जहां हमें मेडिसिन छोड़ने की आवश्यकता होती है, जिसके पश्चात यह एक नैनो रोबोट्स के भांति ही कार्य करता है। ये हो जाएगा आपका डेंड्राइमर। तो डेंड्राइमर क्या है? याद रखिएगा यह एक नैनो तकनीकी का उत्पाद है। यह मुख्य रूप से एक नैनो तकनीकी से बना हुआ रासायनिक बहुलक होता है। ठीक, इसको बनाने के लिए प्रारंभिक परमाणु और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक, यह जो आपका डेंड्राइमर होता है यह अपने साथ में विभिन्न प्रकार की औषधियों को संयोजित कर मतलब मिलाकर किसी टारगेट ऑर्गन में पहुंचाता है और वहां ट्यूमर जैसे विभिन्न प्रकार की जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनको नष्ट करता है। ये कहला जाएगा आपका डेंड्राइमर। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेंड्राइमर क्या है। तो डेंड्राइमर एक प्रकार का रासायनिक बहुलक है जो नैनो प्रौद्योगिकी से मिलकर नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद आप लोग बात करेंगे नैनो उर्वरक की। किसकी बात करते हैं? नैनो उर्वरक। याद रखिएगा नैनो तकनीकी के माध्यम से आप लोग कई प्रकार के नैनो उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं, नैनो उर्वरक का निर्माण किया जा सकता है। इसकी मैं कुछ बात करता हूं मैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद पता होना चाहिए कि जो उर्वरक होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होता है रासायनिक, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। ठीक, और दूसरा होता है जैव उर्वरक। कैसे होते हैं? जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक में क्या होते हैं? तो जैव उर्वरक में आपका बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आपका जैव उर्वरक में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो नैनो उर्वरक होती है यह एक विशेष प्रकार के एंजाइम से मिलकर बना होता है जो कि एक जैव उर्वरक की भांति ही कार्य करता है और यह किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका नैनो उर्वरक। क्या हो जाएगा? नैनो उर्वरक। इसके बाद जो नेक्स्ट उत्पाद होगा आपका नैनो टेक्नोलॉजी का वह हो जाएगा आपका नैनो कर्ण। क्या हो जाएगा? नैनो कर्ण याद रखिएगा यह स्वर्ण के बने होते हैं अर्थात सोने के बने होते हैं और इसे कान की पिछली सतह पर लगाया जाता है और ऐसे व्यक्ति या ऐसा मनुष्य जो सरलता से आवाज को सुन नहीं पाता है तो इस नैनो कर्ण के माध्यम से आप लगातार उस बातों को या आवाजों को सुन सकते हैं। इसी के बाद जो इसका नेक्स्ट जो उत्पाद बनता है वह कहलाता है नैनो कैंची। ठीक, याद रखिएगा कि जो नैनो कैंची है एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है।
इसका उपयोग हम मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और ये माना जाता है कि पर्यावरण सुरक्षित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आगामी दिनों पर इसका उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषणों को रोका जा सकता है, ठीक। तो ये काम क्या करता है, तो जो नैनो कैंची है, यह जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो पर्यावरण में जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनको रोकने का कार्य करती है। जैसे आपको पता है, ये कार्बन होता है, हमारे कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में, तभी जाके क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इसी प्रकार से ये बात करता हूँ नैनो कैंची क्या काम करती है, तो ये जो आपकी कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड बन रहे थे उनको काट देगी, जिसके कारण से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल ही नहीं पाएंगे और CO2 जैसे गैस बनने की संभावना ही नहीं होगी। इस प्रकार से नैनो कैंची आपका काम करती है, ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सा उत्पाद हो गया, तो ये हो गया आपके प्रमुख नैनो उत्पाद के बारे में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, क्या कृपया करके आप उसे दोबारा देखिएगा, और इसके बावजूद यदि आपको कोई भी समस्याएं हो रही हैं, कोई भी डाउटेड हैं, उसे आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और लगातार आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आप यदि सारे कंटेंटों को समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट ही होगा, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।